नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं इंडिया 360। दिन भर की बड़ी खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी आज की हेडलाइंस। फर्जी लोन ऐप से वसूली का एक और मामला आया सामने। 3,000 के लिए हफ्ते भर में मांगा 7,000 का ब्याज। इंडिया 360 में करेंगे फर्जी लोन ऐप की पूरी पड़ताल और जानेंगे इन ऐप्स के जाल में फंसने से आखिर बचा तो बचा कैसे जाए। कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ शिकायतों पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय एक्शन में। ओला, उबर समेत सभी एग्रीगेटर तलब। प्राइस सर्च, कैंसिलेशन, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर कल होगी बड़ी मीटिंग। #AskZBusiness पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल और सुझाव। शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन का विरोध, सीपीआईएम को पड़ा भारी। कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार, कहा अदालत को सियासत का प्लेटफॉर्म न बनाएं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बोली सोनिया गांधी, अभी पार्टी का कर्ज चुकाने का आ गया है वक्त, हमें आत्मचिंतन करने की है जरूरत। आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। पूरे श्रीलंका में लगा कर्फ्यू, कोलंबो में सेना तैनात। विक्ट्री डे पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा नाटो गठबंधन ने रूस के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की, इससे निपटने के लिए हम जो कर रहे हैं वही है सही। बाजार में गिरावट आज भी रही जारी। निफ्टी 110 अंक गिरकर 16,302 पर बंद। सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा फिसला। एनर्जी, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में हुई ज्यादा मुनाफा वसूली। डॉलर में उछाल से रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का। डॉलर की कीमत 77.47 रुपए तक पहुंची। दिसंबर 2002 के बाद पहली बार डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर पहुंचा और करीब 3 गुना भरकर बंद हुआ एलआईसी का आईपीओ। अनिल सिंघवी ने मध्यम से लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की दी थी सलाह। तो ये थी हेडलाइंस और अब दिन भर सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम वो बताते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक खबरों का रुख किस तरह से आगे बढ़ रहा था। तो आज सुबह की शुरुआत राजनीतिक गलियारों में फिर बुलडोजर की गूंज से हुई। सुबह सुबह शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने के लिए दक्षिण दिल्ली के नगर निगम के अधिकारी पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां भारी विरोध झेलना पड़ा। करीब 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद नगर निगम के अधिकारी वापस लौट गए, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआईएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीपीएम की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से लाए गए इस मुद्दे पर दखल नहीं दे सकती। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में दखल दिया गया क्योंकि वहां परिस्थितियां अलग थीं। केंद्र राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगा और इसको लेकर केंद्र सरकार ने दूसरा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। सरकार ने कहा कि कोर्ट को 124A की वैधता पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ने से पहले केंद्र के पुनर्विचार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह से संबंधित कानून और इसकी वैधता का बचाव किया था। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने 5 मई को कहा था कि वो 10 मई को इस पर सुनवाई करेगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला ने आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। सीजेआई NV रमन्ना ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। 2 नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट 34 पदों के साथ पूर्ण क्षमता से काम करेगा। इसके साथ ही 30 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता हो गई है। हालांकि ये महज 2 दिनों तक ही पूर्ण क्षमता पर काम कर पाएगा, क्योंकि 10 मई को जस्टिस विनीत शरण रिटायर हो रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों ने चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं। एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में 3,207 नए केसेस मिले हैं। वहीं 3,410 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर भी लौट गए हैं, जबकि 29 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर आज एनआईए ने छापेमारी की। मुंबई में कुल 12 ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली। ये छापेमारी दाऊद के गुर्गो, छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े लोगों और उसके रिश्तेदारों पर ठिकानों पर हुई है। रेड के दौरान एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी को कस्टडी में लिया है। सुहेल खंडवानी टचवुड रियल एस्टेट में डायरेक्टर हैं। नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी 2006-2016 तक उसी फर्म में डायरेक्टर थे। एनआईए की टीम ने मुंबई के गोवा वाला कंपाउंड में भी रेड डाली है। इस जगह महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का घर है। राजद्रोह के आरोप में जमानत पर रिहा हुई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया से बात करने पर मुंबई सेशंस कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाई। अदालत ने नोटिस जारी कर दोनों से पूछा कि क्यों ना उनकी जमानत अर्जी को रद्द कर दिया जाए। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने दोनों पर जमानत की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि 2 दिन मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में रहने के बाद नवनीत राणा डिस्चार्ज हुई तो बाहर निकलने के दौरान उन्होंने फिर से मीडिया कर्मियों से बात की और राज्य सरकार को ललकारा। इसके साथ ही आज दिल्ली रवाना होने से पहले भी दोनों ने मीडिया से बात की। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने उन्हें समन जारी कर कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उनके पति अभिषेक झा से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। वो सुबह 11 बजे से ईडी के दफ्तर पहुंचे। सीएस सुमन कुमार और अभिषेक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। इधर दूसरी खबर यह भी आ रही है कि राज्य सरकार 1-2 दिन में पूजा सिंघल को निलंबित कर सकती है। 11 मई को कैबिनेट की होने वाली बैठक से पहले इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। पूछताछ के बाद पति पत्नी दोनों को एक साथ गिरफ्तारी हो सकती है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उठा असानी चक्रवात के अगले 24 घंटे में ओडिशा समुद्र तट से टकराने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का असर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ ही झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त के मुताबिक चक्रवात फिलहाल दक्षिण पूर्वी अंडमान में है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 मई तक उसी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। बाद में यह ओडिशा के समानांतर आगे बढ़ेगा। इसके 11 मई शाम तक पूरी के दक्षिण में पहुंचने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है। सुरक्षा क्लियरेंस मिलने के बाद उम्मीद है कि अगले महीने कंपनी अपनी सर्विसेज शुरू कर सकती है। 5 मई को जेट एयरवेज ने हैदराबाद से दिल्ली के लिए टेस्ट उड़ान भरी थी। कंपनी के सीईओ ने इसे इमोशनल मोमेंट कहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में जेट एयरवेज की शुरुआत हुई थी। एक वक्त में जेट के पास कुल 120 प्लेन थे। एयरलाइंस जब पीक पर थी तो हर रोज 650 उड़ानें भरती थी, लेकिन जब कंपनी बंद हुई तो उसके पास सिर्फ 16 प्लेन ही रह गए थे। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हां, खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में हमारे करीब 400 सहयोगी शामिल होंगे। इनमें से ज्यादातर पार्टी के संगठन या केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए यह समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का है। उन्होंने आत्मचिंतन करने की बात भी कही। नव संकल्प चिंतन शिविर, जैसा हमने पहले भी कहा है, इसका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है एक नए रोड मैप की तैयारी। और अब इस एजेंडा को लेकर एक व्यापक चिंतन मनन नव संकल्प चिंतन शिविर में होगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया, श्रीलंका में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। ऐसे में
उन्होंने कहा कि मैं आम जनता से संयम बरतने और ये याद रखने की अपील करता हूं कि हिंसा से केवल हिंसा फैलेगी। आर्थिक संकट में आर्थिक समाधान की जरूरत है, जिसे प्रशासन हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं श्रीलंका में आज पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले श्रीलंका में आज पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार समर्थक समूहों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया है। श्रीलंका में किस तरह के हालात हो गए हैं, वहां कैसी स्थिति है, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल ने। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हमने देखा श्रीलंका में जो विजुअल्स आए हैं, काफ़ी वायलेंस हुई है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जो वायलेंस हुई है उसके अंदर जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनको भी इंजरी आई है। और आज पूरे दिन हमने देखा कि वहाँ से विजुअल्स आते रहे, जो कैपिटल है कोलंबो से भी काफ़ी विजुअल्स आए। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें श्रीलंकन क्राइसिस की, वो इकोनॉमिक क्राइसिस है और अब वो पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन गया है, एक बड़ी चुनौती बन गया है सरकार के लिए। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो इन्फ्लेशन एक तरफ से एक मेजर कंसर्न है उस देश के अंदर, और भारत अभी अपनी भूमिका एक तरफ से प्ले कर रहा है। भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करा है $1 बिलियन का, और उसके तहत खाने की सामग्री और डीजल पेट्रोल भी भारत ने प्रोवाइड करा है श्रीलंका को। और कुछ ही दिनों पहले श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात भारत के फाइनेंस मिनिस्टर से हुई थी वॉशिंगटन के अंदर। IMF से भी बातचीत चल रही है श्रीलंका की। तो इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया है और कहीं ना कहीं हालात और खराब होते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा क्या डिसीजन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। बेल आउट की बातें जरूर चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं हमने जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखे हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट देखे हैं, कोलंबो में जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट देखे हैं पार्लियामेंट के सामने, प्रेसिडेंट हाउस के सामने, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से सिचुएशन बता रहे हैं कि काफ़ी जो हालात है खराब होते चले आ रहे हैं श्रीलंका के अंदर। अब कुछ ही दिनों के बाद और पता चलेगा कि सिचुएशन कैसे एक तरह से टर्न लेती है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसे लिंक करें रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट से भी, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है श्रीलंका में बढ़ा है आम जनता के लिए। आइए अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरी। फर्जी लोन के नाम पर लूटने वाले ऐप्स के मामले में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वसूली गैंग की वजह से लोगों की जान पर बना रही है। मुंबई में महज 5 दिनों के भीतर एक और मामला सामने आया है। जी बिजनेस ने ही पिछले हफ्ते आपको खबर दी थी कि कैसे इन फर्जी लोन ऐप की वजह से एक शख्स को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब मुंबई के इसी इलाके में एक और फर्जी लोन ऐप का मामला सामने आया है। जी बिजनेस लगातार अपने ऑपरेशन हफ्ता वसूली के तहत फर्जी लेंडिंग ऐप्स के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आखिर कैसे इन फर्जी लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर जगह मिल जाती है, क्यों अथॉरिटीज की तरफ से इन ऐप्स को बैन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता, और एक आम आदमी के तौर पर आप कैसे इन ऐप से बच सकते हैं, इन सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि लोन फ्रॉड की यह घटना कब, कहां, कैसे हुई। जी बिजनेस लगातार ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए डिजिटल लेंडिंग एप्स की ज्यादती के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद RBI ने भी एक्शन लिया था, लेकिन उसके बावजूद फर्जी लेंडिंग एप्स लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले पिछले 5 दिनों में मुंबई की कुरार विलेज इलाके में सामने आए। यहाँ बीते दिनों संदीप कोरगांवकर नाम के एक शख्स ने फर्जी लोन ऐप की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली, और अब इन फर्जी ऐप ने अनुराग सिंह नाम के एक शख्स को निशाना बनाया है। और ये कैसे निशाना बनाते हैं, खुद सुनिए पीड़ित अनुराग से। मैं पहले फेसबुक यूज़ कर रहा था सर। फेसबुक पे मुझे इसका वो एडवर्टाइज आया, तो वो एडवर्टाइज के थ्रू मैंने बस चेक किया कि मैं देखता हूँ कि क्या लोन मतलब अप्लाई होता है। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और वहाँ पे वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब मांगे, वो मैंने दे दिया। बैंक अकाउंट मांगा उन्होंने डिटेल्स, वो मैंने दिया। बट उसके बाद कुछ मुझे नहीं दिखाया कि मतलब क्या लोन अमाउंट आ रहा है, क्या इंटरेस्ट लगेगा और कितने दिन में भरना है। ये उन्होंने डायरेक्ट 3850 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 1 मई को।
जिस ऐप की बात अनुराग कर रहे हैं उसका नाम हेडजी लोन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला फर्जी ऐप है, इसी की तरह कई फर्जी ऐप्स ऑनलाइन मौजूद हैं। एक बार आपने इन ऐप्स पर इंक्वायरी की या फिर डिटेल्स एंटर कर दी, मतलब आप इनके जाल में फंस गए और फिर शुरू होता है वसूली का खेल। उन्होंने 5 मई को मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपका लोन का वो भरिए 7,000 रुपया। वो ऐप पे भी कुछ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आपको इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, डायरेक्ट ऐप पे दिखा रहा है 7,000 रीपेमेंट के लिए। तो मैंने उनसे मतलब जिसका मैसेज है मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि आपने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, क्या चार्जेस क्या है मेरे को बताओ, क्योंकि आपने मेरे को पहले नहीं बताया। तो वो उसका कोई जवाब ना देके वॉइस नोट भेजते कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको हम लोग ये आपका इमेज ख़राब कर देंगे, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास है, हम लोग सबको परेशान करेंगे। अनुराग को धमकाया गया कि वो लोन की किस्त बताए गए अकाउंट में डाल दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ये फर्जी लोन ऐप आपके फोटो को मॉर्फ कर आपके कॉन्टेक्ट्स को भेजने की धमकी देते हैं और ना मानने पर भेजना शुरू भी कर देते हैं। फ़ोटो एडिट करके, मतलब एक फ़ोटो एडिट करके जो मैंने अप्लाई करते हुए 2 नंबर डालते मेरे फ्रेंड के रिलेशनशिप, उनको उन्होंने फॉरवर्ड किया था कि एक साइड मेरा फ़ोटो था और एक साइड किसी डेड बॉडी का फ़ोटो था और लिखा था हेल्प मी और नंबर डाला था मेरा। इस तरह का फ़ोटो बस वो 2 जन को फॉरवर्ड किया था और उसके बाद वो दोनों ने भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से अभी तक तो फ़ोटो का कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ डेली अभी एक मैसेज आ जाता है मॉर्निंग में कि आपका लोन रिपेमेंट करिए, ये ऐसे सर। 3 दिन उन्होंने पहले लैंग्वेज मतलब उल्टे लैंग्वेज से बात की, अभी 2 दिन से ऐसे मैसेज आ रहे कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आप पे केस करेंगे, और डेली न्यू नंबर। फर्जी लोन ऐप के नाम पर सिर्फ ऐप के जरिए ही फ्रॉड नहीं हो रहा, बल्कि जालसाज एसएमएस के जरिए भी इसको अंजाम दे रहे हैं। देश के अलग अलग जिलों के साइबर सेल में कुछ शिकायतें आई हैं। इनके मुताबिक लोगों ने लोन लिया भी नहीं, फिर भी उनको रीपेमेंट के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक लिंक भी दिया होता है जिसके जरिए पेमेंट करनी होती है। कई बार लोग इस लिंक को चेक करने के लिए क्लिक करते हैं और फ्रॉड हो जाता है। वहीं कई बार रीपेमेंट न करने पर धमकी भरे मैसेज आने लगते हैं। कई लोग इन धमकियों से डरकर और इज्जत की परवाह कर पैसे दे देते हैं। जिस तेजी से फर्जी लोन ऐप के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि सारी सख्तियों के बावजूद कैसे ये ऐप आम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आखिर साइबर सिक्योरिटी कहां कमजोर पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट और एडवोकेट प्रशांत माली। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये तमाम फर्जीवाड़े जो हैं लगातार जारी हैं अभी भी। अब हम एक आवाज उठा रहे हैं। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया था, उसके बाद आरबीआई ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया। लगभग 150 ऐसे ऐप्स जो हैं अलग अलग समय पर प्ले स्टोर से हटाए गए। अब हमारा सवाल है सर, ये प्ले स्टोर में आ क्यों रहे हैं? क्या बिना स्क्रूटनी के आ रहे हैं? इनके इंटेंशंस नहीं पता है? मैकेनिज्म क्यों नहीं है हमारे पास कि ऐसे ऐप्स को आने ही ना दिया जाए? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि ये गूगल प्ले या एप्पल स्टोर में ये जो एप्स आ रहे हैं उनको यहीं रोकना चाहिए। अभी क्या है कि गूगल को भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि आप ऐसे ऐप्स को भारत के साइबर स्पेस में ऑपरेट नहीं करने दें। ये आरबीआई को और भारत सरकार को या मेटी को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उनको रूल्स लाने चाहिए अपने इसमें, जो गूगल और एप्पल प्ले को ऐसे जो फर्जी लेंडिंग एप्स है उनको रोके। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन एप्स का कहीं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है वो हमारे भारतवर्ष में अभी मौजूद नहीं है। आरबीआई को चाहिए कि ये ऐसे एप्स का रजिस्ट्रेशन, भारत में कोई धंधा करना है, बिजनेस करना है तो उसको कंपलसरी कर दे। बहुत हो गया कि हमें छूट दे रखी है लोगों को स्टार्टअप्स बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन वो स्टार्टअप्स और क्रिएटिविटी के आड़ में अगर वो लोगों को लूट रहे हैं और लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये रूल्स लाना भारत सरकार को और आरबीआई को अब अपने जो उनके जुरिस्डिक्शन में है वो जरूरी हो गया। और नहीं लाएंगे तो ये सिर्फ यही नहीं, ये वसूली तक के लिए इनके पास ऐसे ऐप्स, आज मेरे पास एक केस आई है जिसमें जो वसूली करने वाले एजेंट्स होते हैं उनके पास एक अलग सॉफ्टवेयर पाया है पुलिस ने जब रेड डाला तभी, और इस सॉफ्टवेयर में सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के सारे डिटेल्स होते हैं।
यहाँ तक कि उसके मोबाइल का लोकेशन, लाइव लोकेशन पता चलता है। ये ऐसे गोरख धंधा कर रहे हैं कि जो वसूली के एजेंट जो होते हैं उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर पाया गया है। अब देखिए सर, इतना बड़ा हमारा सरकारी तंत्र है, निगरानी का तंत्र है, पुलिस के तमाम दावे हैं और इतने धड़ल्ले से, इतनी आसानी से ये काम कर रहे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने भी किया है। हम आने वाले दिनों में दर्शकों को दिखाएंगे वो स्टिंग ऑपरेशन। उसमें जो वसूली करने वाला एजेंट है प्रशांत जी, वो साफ तौर पर जब पकड़ा जाता है लास्ट में तो फ्रस्ट्रेशन में कहता है, वो गालियां दे रहा है, और उसके बाद जब कहा जाता है कि हम पुलिस में आपकी कंप्लेंट करेंगे तो धड़ल्ले से कह रहा है कि जिस दुनिया के, देश के जिस थाने में जाना है जाओ, हम पुलिस को भी नहीं समझते कुछ, और बड़ा अपशब्द का इस्तेमाल वो पुलिस के लिए भी कर रहा है। यानी कि उनको मालूम है कि कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। ये लाचारगी क्यों है सर? क्या इतना मुश्किल है इनको पकड़ना? देखो, मुश्किल है नहीं, लेकिन जो हमारी सरकारी यंत्रणा है या हमारा जो पुलिस महकमा है, जब इनके साथ हैंड एंड ग्लोव्स मिलके जब धंधा बिजनेस करते हैं, अंजाम करते हैं, कई बार जो वसूली एजेंट का जो नेटवर्क होता है उसमें कई पुलिस अफसर खुद होते हैं। कुछ अभी पुलिस की नौकरी कर रहे होते हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं, या फिर जो रिटायर पुलिस अफसर होते हैं, तो इनका बड़ा साझा जुड़ा होता है इनके साथ में, इसीलिए इनको डर नहीं होता। दूसरी चीज है कि अगर उन पे केस हो भी जाता है तो इनका ये इतना साझा जुड़ा होता है कि उनपे सिर्फ बेलेबल ऑफेंस ही लादा जाता है ताकि उनको आसानी से बेल मिल जाती है। तो इनके मन में पुलिस का डर, पुलिस का जो खौफ होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं रहा है। और ये बिजनेस जो कि लॉ एंड एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया जाता है, मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रूल्स लाके ही रोक करना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो हम और जिंदगी खोएंगे। हम जो अनसस्पेक्टेड हमारे मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जो लेंडिंग एप्स के, जो झूठे फर्जी लेंडिंग एप्स के जो यूजर्स और कस्टमर्स हैं, वो और जाने गवाएंगे जब तक हम इसको पूरी तरह से, हम और आप जैसे अभी ये बात सर बिल्कुल मेरे गले तो उतरती नहीं है। आपसे प्रशांत जी कितनी बार हमारी बात हो गई, हम तो साइबर सिक्योरिटी लॉ, आईटी एक्ट, इसके बारे में तो छोड़ दीजिए, ये छोटे छोटे रूल तक सरकार और मिनिस्ट्री नहीं लेकर आ रही है। थोड़ा सा मुझे चिंता भी होती है और कभी कभी खींच भी होती है एक आम आदमी के लिहाज से, कि कैसे हमारी आम आदमी की गाड़ी कमाई को ये लोग रातों रात मिनटों में साफ कर देते हैं और हम लाचार बने रहते हैं। दूसरा, आप देखिए जो पुराने केस में हुआ है, उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर उसकी मॉफ्ड वीडियोस, फोटोग्राफ्स उसके परिवार में सर्कुलेट, दोस्तों में सर्कुलेट कर दी गई। आप सोचिए कि कितने धड़ल्ले से लोग काम कर रहे हैं, और हमारा इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा सरकारी तंत्र वो कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं अरे हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं, हम देखते हैं कैसे पकड़ेंगे, इनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। पुलिस का रवैया प्रशांत जी आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये रूल लाने में सरकार को दिक्कत क्या है? क्या ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? 2-4 गाइडलाइंस, 2-4 बुलेट पॉइंट्स की गाइडलाइंस निकालना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल विल होना, और ये आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को प्रेशर करना जरूरी है कि आरबीआई जो कस्टमर हित के लिए हमेशा लड़ता है, वो इस लेंडिंग एप्स के मामले में क्यों कम पड़ रहा है, मुझे भी नहीं समझ रहा है। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई की जो गवर्निंग टीम है, उनको चाहिए कि तुरंत पॉलिसी विषय में भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये राय दे कि ये लेंडिंग एप्स का जो ये बड़ा राक्षस भारत में लोगों को लूट रहा है, लोगों को मरने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इनको तुरंत बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तुरंत हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई ट्विटर में मुहिम की जाए या कोई बड़ी मुहिम छेड़ी जाए, तभी मुझे लगता है ये तुरंत एक्टिवेट होंगे। बिल्कुल सर, और हमारी मुहिम तो लगातार जारी है ही। हम इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहें इस हमारी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की जो पूरी मुहिम थी, और उसका जो मेहनत थी वो रंग भी लाई। एक बात मुझे बताइए प्रशांत जी, ये सारी कहानी शुरू होती है जब मैं कोई ऐप डाउनलोड करता हूं तो वो कहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन यस, आपके फाइल्स का परमिशन यस, आपकी लोकेशन का परमिशन यस। अगर मैं इनमें से कोई चीज नो कर दूं तो कहता है कि हम आपको ऐप डाउनलोड करके नहीं देंगे। मेरे को ये बताइए सर कि बिना कॉन्टैक्ट के, बिना फाइल में घुसे, बिना हमारी लोकेशन जाने, क्या कोई ऐप हमें सर्विस नहीं दे सकता? क्या ये सारे, चाहे वो अच्छे ऐप, बुरे ऐप, जो भी ऐप है, फर्जी ऐप है चाहे सही ऐप है, सबके लिए ये परमिशन सरकार नहीं बोल सकती कि आप मत मांगिए परमिशन, अगर आपको सर्विस देनी है तो दीजिए,
ये फालतू के कॉन्टैक्ट्स और फाइल एक्सेस और लोकेशन लेके आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो गूगल का जुरिस्डिक्शन है उसमें ये आता है, गूगल के जुरिस्डिक्शन में आता है गूगल। और दूसरी बात जो हमेशा बोलते आए कि हमारे यहाँ जो डेटा प्राइवेसी लॉ है वो 2006 से आ रहा है, हम अलग अलग कमिटी में रह चुके हैं, लेकिन अब तक वो आ नहीं रहा है। उसको सरकार अगर जब तक ले नहीं आती तब तक आपके और मेरे डेटा से ये एप्स वाले, ये कैपिटलिस्टिक माइंड वाले जो एप्स होती है जिनको चाइना भी फाइनेंस करता है, ऐसे एप्स हमारी और आपकी गोपनीयता को भंग करते रहेंगे, आपकी और मेरी प्राइवेसी को भंग करते रहेंगे। लेकिन जो सामाजिक प्रबोधन और सामाजिक जो चेतना है जिसमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऐप्स को हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए और डाउनलोड करके काम हो गया तो डिलीट कर देना चाहिए, इतना भी जब हाइजीन जब हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कभी कभी हमारी भी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट कहता है कि ये तो फ्री का प्लेटफॉर्म है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डाउनलोड कीजिए। कई बार हमने पीआईएल दाखिल किया अलग अलग ऐप्स के विरुद्ध, तो हमेशा यही निकल के आया है कि तो फ्री ऐप है, आप अगर हमारा रूल फॉलो करें या नहीं रूल फॉलो करें तो आप मत ये कीजिए। कई बार उनकी भी बात बराबर होते हैं, हमें भी गरज होती है, लोगों को भी गरज होती है, लेकिन जब तक हम ये साइबर हाइजीन, जैसे कि हमें ऐप यूज किया बाद में डिलीट कर दिया, जैसे कि ऐसे ऐप्स जो सिर्फ आपसे परमिशन मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे चीजें, ऐसी चीजें मांग रहे हैं जहां जो चीजों को उनको जरूरत नहीं है, ऐसे ऐप्स को आप शक के नजर से देखिए और वो ऐप्स को यूज ना करें। तो मुझे लगता है अगर ये जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस है, ऐप्स को यूज करने के बारे में अवेयरनेस है, जो अगर हमारी जनता में एक डीप लेवल तक जब तक नहीं जाएगी तब तक ऐसे फ्रॉड्स होते रहेंगे। बिल्कुल, अवेयरनेस भी जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। एक आम यूजर अगर वो एक्सेस ही ना दे तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत जैसे इतने विशाल देश में ये जागरूकता और इस लेवल तक आना सोच के थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो जागरूकता फैलाने का काम हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं प्रशांत जी, ये मुहिम हम जारी रखेंगे। लेकिन सरकार से, सरकारी तंत्र से, आरबीआई से, जितनी भी एजेंसीज इस पे इन्वॉल्व हैं, हम ये सवाल उठाना लगातार जारी रखेंगे कि ऐसे ऐप्स को ऐप स्टोर पर, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही रोक दिया जाए, और या ये आ गए हैं तो इनका लेखा जोखा कम से कम आपके पास हो। एक भी इस तरह के ऐप की एफआईआर होती है तो सालों जो है, आज अनुराग का केस हम देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि अनुराग को अब साल 2 साल चक्कर ही लगाने पड़ रहे हैं। तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐप बैन होने चाहिए और ऐप के ये जो मालिक हैं, एजेंट्स हैं, कर्मचारी हैं, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मुहिम को हम जारी रखेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। तो आपका साथ हमें चाहिए इस पूरी मुहिम के साथ, और आइए इसको एक आंदोलन बनाएं और इस फर्जी ऐप के जो गोरख धंधे को दूर भगाएं। लोगों को लूटने के लिए वैसे जालसाजी सिर्फ फर्जी लोन ऐप तक ही सीमित नहीं रह गई है, कुछ जालसाज तो इसके लिए वित्त मंत्रालय के फर्जी लेटर का भी सहारा ले रहे हैं और सरकार को आगे आकर उस पर सफाई देनी पड़ रही है। जालसाज लोगों से पैसों की ठगी करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिसे लेकर सरकार और बैंक की ओर से बार बार लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। अब वित्त मंत्रालय के नाम पर एक फर्जी सर्टिफिकेट देने को लेकर मैसेज वायरल किया जा रहा है। यह मैसेज सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस लेटर को फर्जी बताया है और लोगों को कोई भी जानकारी शेयर न करने के लिए कहा है। दरअसल वित्त मंत्रालय के नाम से जारी किए गए इस लेटर में बैंक डिटेल को शेयर करने के लिए कहा गया है। लेटर फर्जी न लगे इसके लिए लेटर में सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम भी लिया गया है। लेटर में बिटकॉइन को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करने को मंजूरी मिलने की बात कही गई है और रुपए हासिल करने के लिए बैंक डिटेल शेयर करने को कहा गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने आम लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई भी मैसेज आपके पास किसी भी जरिए से आता है तो इसकी किसी भी बातों का जवाब आपको नहीं देना चाहिए। सरकार ने अपने बैंक खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर करने से बचने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लोगों को ठगने में ओला और उबर जैसी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों पर शिकंजा कसने की इसीलिए तैयारी हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ने इन्हें कल तलब किया है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा तो मनमाना किराया और राइड कैंसिल करने पर लगने वाले चार्ज का है। साथ ही साथ कैब्स की क्वालिटी, गंदगी, हाइजीन, सेफ्टी, ड्राइवर्स के व्यवहार, उनका हाइजीन जैसे ढेरों मुद्दे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताते हैं कि लोगों का
ओला, उबर और इन जैसी दूसरी सर्विसेज जो है, इसमें सारे एग्रीगेटर्स की हम बात कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है आम लोगों का, ये भी आपको बताएंगे। नहीं चलेगी ओला उबर की मनमानी, ड्राइवर नहीं कर सकेंगे बुकिंग कैंसिल, अचानक नहीं बढ़ेंगे राइड के पैसे। ओला हो या उबर, अब सरकार लेगी खबर। अगर आप भी ओला उबर जैसी कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है, क्योंकि कैब बुकिंग के बाद कैंसिलेशन का झटका आपको भी कई बार लगा होगा। यही नहीं, एक और झटका तब लगता है जब ड्राइवर बुकिंग कैंसिल कर दे और उसका चार्ज भी आपसे लिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब ड्राइवर बुकिंग कैंसिल कर देते हैं और कंपनी आम कंज्यूमर से कैंसिलेशन चार्ज वसूलती है। कार के अंदर हाइजीन का मसला भी बहुत बड़ा है। कई बार तो कैब में इतनी बदबू महसूस होती है कि उसमें सफर करना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है, बल्कि बीमारियों को दावत देने जैसा भी रहता है। यही नहीं, अगर आप किसी जगह की बुकिंग करते हैं तो अचानक किराया बढ़ जाता है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि किसी तय जगह पर जाने का किराया वहां से आने के किराए से ठीक अलग होता है। कई यात्रियों की शिकायत ये रहती है कि कैब ड्राइवर ठीक से बात तक नहीं करते। सरकार को ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कंज्यूमर मामलों के मंत्रालय ने अब संज्ञान लिया है और इसके लिए कैब कंपनियों को तलब किया गया है। सरकार मंगलवार को इन कैब एग्रीगेटर्स के साथ बैठक करेगी, जिसके बाद ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। अगर आपके पास भी ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनियों से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप सीधे #AskZBusiness पर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज, आपकी शिकायतें सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार वही सवाल कैब एग्रीगेटर्स को पूछ सके और उनका जवाब दे, क्योंकि तभी टैक्सी सेवाओं में सुधार होगा और कस्टमर को अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने के बाद वाजिब सेवाएं मिल पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कैब एग्रीगेटर्स और उनके ड्राइवर्स जो हैं इन सर्विसेज से जुड़े हुए, उनके व्यवहार पर लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, सुनिए। शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं जाना चाहते हो तो ये 2 बार 4 बार तो कैंसिलेशन में डाल देंगे आपको, ठीक है। और अगर शिद्दत की गर्मी है, सर्दी है, बरसात है तो इनके रेट्स भी कुछ अनाप शनाप हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे साथ तो एक मरतबा ऐसा हादसा हुआ कि मेरा एयरपोर्ट जाने का था, रास्ते में ये मुझे कहता कि सीएनजी खत्म हो गया, ना इसके पास पेट्रोल है, ना सीएनजी का ना कोई अल्टरनेटिव है। कितनी मुश्किलों से हमने दूसरी गाड़ी की, फिर हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच सके। मैंने कैब बुक कराई, इन्होंने एक बार कैंसिल कर दी। दूसरी बार जो मैं कैब बुक करा रहा था, भाई साहब 4 टाइम प्राइस ज्यादा बढ़ गया, 300 की जगह 600-700 बिल आने लगे उसी समय, 10 मिनट के बाद। अब बताइए एक गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा इसको। वो ज़्यादातर ओला या उबर दोनों ही, वो ज़्यादातर कभी कभार डेस्टिनेशन अगर उनको नहीं पसंद होती तो वो खुद से कैंसिल नहीं करते, वो हमें कॉल करेंगे, कहेंगे सर आप कैंसिल कर दो, और फिर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे उसमें लग जाते हैं। कई बार मैंने ये भी उबर वाले पकड़े हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, लेकिन वो उबर या ओला में काम कर रहे थे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस उनकी बार बार चेकिंग करती रहे, उनके लाइसेंस चेक करते रहे, उनकी गाड़ी के बारे में चेकिंग करते रहे। कई बार वो दूसरी गाड़ी लेके आ जाते हैं जहाँ पे नंबर दूसरा होता है, लेकिन वो गाड़ी दूसरी लेके आ जाते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि पेमेंट जो है मैं ऑनलाइन मत करो, हमारे पर्सनल अकाउंट में करो। काफ़ी बार ऐसा होता है जो ड्राइवर्स आते हैं उनकी पिक्चर्स अलग होती हैं और वो ड्राइवर्स वो होते नहीं, तो उसमें सेफ्टी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा इशू बनता है। बहुत बार स्पेशली रात के टाइम और अर्ली मॉर्निंग के टाइम वो ड्रंक होते हैं और मतलब सो रहे होते हैं, झपकी मार रहे होते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड पर फ्रंट रनिंग के आरोप के बाद म्यूचुअल फंड्स का पूरा ताना बाना सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि पब्लिक के पैसे पर फंड मैनेजर्स ऐश कैसे कर सकते हैं? क्या म्यूचुअल फंड की इंटरनल गवर्नेंस इतनी कमजोर होती है कि आराम से इतना बड़ा घोटाला हो जाता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि फंड मैनेजर्स को सिर्फ सस्पेंड कर देने से एक्सिस म्यूचुअल फंड क्या इतने गंभीर घोटाले पर मिट्टी डाल सकता है? और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घोटालों का यह कोई पहला मामला नहीं है।
सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के घोटाले सामने आए हैं, इसलिए अब इन पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। शेयर बाजार में सीधे निवेश के बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी पाए जाने की खबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों में खलबली मची है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2 फंड मैनेजरों पर फ्रंट रनिंग के जरिए अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने दोनों फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया है। सेबी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कि निवेश को लेकर म्यूचुअल फंड कितना सुरक्षित है। मामले की गंभीरता इसलिए है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड करीब 3.25 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और देश की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। जिन 2 फंड मैनेजर्स पर फ्रंट रनिंग कर अवैध मुनाफा कमाने का आरोप है, उनमें से एक वीरेश जोशी 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का फंड मैनेजर और हेड डीलर था, जबकि दूसरा फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल एक्सिस म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम्स का फंड मैनेजर और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट था। आरोप है कि ये दोनों फ्रंट रनिंग के जरिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए शेयर खरीदने से पहले खुद ही अपने डीमैट खाते से शेयर खरीदते थे और निजी मुनाफा कमाते थे। समझते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या होती है और कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी ब्रोकर को किसी कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर के दौरान इस कंपनी के शेयर की कीमत 50 रुपए है। ऐसे में जैसे ही ब्रोकर उस कंपनी के 10 लाख शेयरों की खरीद करता है, शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन यही गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। फंड मैनेजर चाहे तो ऑर्डर डालने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक खुद के डीमैट खाते से उस शेयर को सौदा होने से पहले निजी खाते में खरीद लेता है, और जैसे ही ब्रोकर फर्म 10 लाख शेयर खरीदती है और शेयर की कीमत बढ़ती है, फंड मैनेजर उस शेयर को मुनाफे पर बेच देता है। इसे फ्रंट रनिंग कहते हैं, जिस पर भारत में रोक है। सेबी की ओर से ऐसे मामलों में 25 करोड़ रुपए या फ्रंट रनिंग से कमाई गई रकम की तिगुनी रकम के जुर्माने का प्रावधान है। म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी पाए जाने की बात करें तो पिछले साल सेबी ने रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड से जुड़े 3 व्यक्तियों को फ्रंट रनिंग ट्रेड के आरोप में 6 महीने के लिए स्टॉक मार्केट में खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा दिसंबर 2020 में सेबी ने फ्रंट रनिंग गतिविधियों से लिप्त होने के लिए 16 संस्थाओं को स्टॉक मार्केट से 7 साल तक के लिए रोक दिया था। फिलहाल सेबी एक्सिस म्यूचुअल फंड मामले में जांच कर रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने हालांकि निवेशकों को ईमेल भेजकर कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, निवेशकों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन ऐसी घटनाएं भले ही इक्का दुक्का होती हैं, पर पूरी इंडस्ट्री के कामकाज पर सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिगो के दिव्यांग बच्चे को रांची हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोकने के मामले पर सरकार एक्शन में आ गई है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं डीजीसीए ने इस मामले में इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है और जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई है। इस मामले पर इंडिगो के सीईओ ने सफाई पेश की है। इंडिगो की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि इस घटना के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद हम एक संगठन के रूप में मानते हैं कि हमने कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लिया है। लेकिन बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस ने शनिवार को रांची हैदराबाद फ्लाइट में एक दिव्यांग बच्चे को चढ़ने से रोक दिया था। इसके बाद बच्चे के माता पिता ने भी फ्लाइट में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया। इंडिगो ने कहा कि फ्लाइट के वक्त बच्चा पैनिक की स्थिति में था, इसलिए उन्हें ऑन बोर्ड नहीं करने दिया गया। किशोर बियानी के स्वामित्व वाले देश भर में मौजूद ज्यादातर बिग बाजार स्टोर बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ 30 स्टोर ही चालू हैं। लेकिन इसकी वजह से सालों से बिग बाजार के ग्राहक रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दरअसल जिनके पास बिग बाजार के हजारों रुपए के वाउचर्स हैं, अब उनके पास रिडीम करने का कोई विकल्प नहीं है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह। देखिए, बिग बाजार के देश भर में मौजूद सैकड़ों स्टोर बंद हो चुके हैं और अब पूरे देश में मात्र 30 बिग बाजार के स्टोर खुले हैं। लेकिन जो बिग बाजार के सालों तक जो ग्राहक थे, जिनके पास बिग बाजार ऑफर के जरिए जिनको वाउचर देता था, जहां पर आपको अट्रैक्टिव ऑफर मिलते थे, तो वो जो वाउचर धारक जो ग्राहक है उनके लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि वो अपने वाउचर को रिडीम नहीं करा पा रहे हैं। कई शहरों के अंदर बिग बाजार के स्टोर पूरी तरह से बंद हो गए हैं और लोगों के पास उनके वाउचर की जो वैलिडिटी है 2023 तक, 2024 तक,
और उन वाउचर्स की जो अंदर पैसा है 5,000, 10,000, 20,000 तक पैसा है, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही क्योंकि उसे रिडीम नहीं करा पा रहे। कई सारे जो बिग बाजार के स्टोर थे उनकी लीज जब पूरी नहीं हो पाई तो रिलायंस रिटेल के वहाँ स्टोर खुल गए हैं। रिलायंस रिटेल के द्वारा उन्हें टेक ओवर किया गया है, तो वहाँ पर भी इन वाउचर्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे कई सारे लोगों से हमने भी बात की तो उन्होंने अपनी ये परेशानी बताई है। तब जब हमने इसका जानना चाहा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो बिग बाजार से जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो फ्यूचर रिटेल के अकाउंट्स है वो फ्रीज कर दिए गए हैं एनसीएलटी प्रोसीडिंग की वजह से। तो इस वजह से वाउचर्स को रिडीम करने के लिए पैसा भी नहीं दे पा रहे, लेकिन एक भरोसा दिया गया है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कि कोई ना कोई एक सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर जो कस्टमर्स हैं जिनके जो वाउचर से रिडीम नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा अगर जो खुले हुए स्टोर है, 30 स्टोर जो खुले हुए हैं, वहां पर अगर लोग आते हैं तो अपने वाउचर्स को रिडीम कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर में लगी महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान थी, लेकिन अब महंगाई में आटा गीला होने की कहावत भी सच हो गई है। आपको बता दें कि आटे के दाम 12 साल की ऊंचाई पर हैं। अप्रैल में आटे की कीमत बढ़कर 32.38 यानी कि 32 रुपये 38 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। पिछले साल के मुकाबले दाम में 9% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस साल आटे की कीमतों में अब तक 6% की बढ़ोतरी हुई है। आटे की कीमत में तेजी के पीछे कम उत्पादन, मजबूत डिमांड से कीमतों में उछाल बताया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक गांव में तेंदुए का रेस्क्यू करने पहुंची टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में तेंदुए ने वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों और वन विभाग के डॉक्टर को घायल कर दिया। पानीपत में तेंदुए के हमले से दहशत का माहौल बन गया। तेंदुए को पकड़ने गई टीम को उसके गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल पानीपत जिले के बापौली गांव में इस तेंदुए को सबसे पहले एक किसान ने चारा काटते वक्त देखा, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। फैक्ट्रियों की दीवार के साथ एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। हमने आउटर कॉर्डन लगा दिया और तुरंत प्रभाव से सूचना वन विभाग, फॉरेस्ट रेंजर को दे दी गई है। हालांकि देर रात जब पुलिस और वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने पहुंची, तो तेंदुए ने अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ एक अधिकारी पर हमला कर रहा है। वहीं जब अपने साथी के बचाव में दूसरा अधिकारी आता है तो वो उस पर भी हमला कर देता है। हालांकि इस दौरान लोग चारों तरफ से वीडियो बनाते हुए तेंदुए के नजदीक पहुंचने लगे। शायद यही वजह थी कि तेंदुआ आक्रामक हो गया और हमला करने के बाद वो वहां से भाग गया। इस तेंदुए को पकड़ने के चक्कर में एसएचओ जगजीत सिंह समेत 4 लोग घायल हो गए। हालांकि तकरीबन 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में कामयाब रही और तेंदुए को बेहोश कर गाँव से ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी मुनाफा वसूली का शिकार बन गया। ग्लोबल कमजोरी भारतीय बाजार पर भारी पड़ी। डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही बड़ी गिरावट के संकेत दे रहे थे। निफ्टी गिरावट के साथ 16,200 के करीब खुला। निफ्टी ने 16,150 का निचला स्तर छूने के बाद कुछ रिकवरी दिखाई, लेकिन ये रिकवरी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आखिर में निफ्टी 109 अंक का नुकसान के साथ 16,302 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 34,300 के नीचे बंद हुआ। ग्लोबल कमजोरी, एफआईएस की बिकवाली गिरावट की 2 बड़ी वजह बनी। आइए जरा ग्लोबल क्यूज लेने की भी कोशिश करते हैं। बात अमेरिकी बाजारों की करते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार है। तो वहां भी देखिए सुस्ती छाई हुई है। 559 अंकों की, 61 अंकों की अब हो गई है। जबरदस्त गिरावट के साथ आप देखिए 1.5% से ज्यादा, 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है। और नैस्डैक में भी देखिए आप 400 से ज्यादा अंकों की बड़ी गिरावट। तो बड़ी गिरावट के साथ अमेरिकी बाजारों का शुरुआती कारोबार दिख रहा है। और S&P का भी यही हाल, 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ S&P में कारोबार। तो तीनों इंडाइसेस अमेरिका के गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। मार्केट पर एक्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। सर, आज बाजार की तेजी ग्लोबल बाजार की कमजोरी की भेंट चढ़ गई। हफ्ते की लाल निशान में शुरुआत के बाद अभी आप देखिए अमेरिकी बाजारों में भी जबरदस्त कमजोरी है।
कल क्या करेगा बाजार? देखिए, मार्केट में आज सर्टेनली कमजोरी थी, नीचे आके काफी एसजीएक्स निफ्टी भी सिग्नल दिखा रहे थे और नीचे भी आया मार्केट, फिर एक बार रिकवर होकर जो 16,400 के आसपास पहुंचा और फिर जो क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो सकता है कि आसपास हो सकता है 15,800 16,000 ये बॉटमिंग आउट हो सकता है। फिर भी मैं बार बार जो कह रहा हूँ रोज शाम वाले इसी शो में कि हमें कॉशियस रहना है और ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, बाकी सारे फैक्टर्स जब नेगेटिव दिखने लग जाए और कंसेंसस हो जाए कि मार्केट में मंदी है, तो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप भी आती है। तो मेरी यही राय है कि जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा उनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना चाहिए, और जिनको खरीदी करनी है हो सकता है कि वो समय आ जाए कि वो स्टैगर्ड वे में थोड़ी थोड़ी बाइंग करने की कोशिश करे। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा मार्केट थी, बाकी ओवरऑल आईटी स्टॉक्स ने आज सपोर्ट लिया क्योंकि डॉलर में अगर तेजी आती है तो उनको फायदा होता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब सेक्टोरल चर्निंग और कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एलआईसी के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन आईपीओ करीब 3 गुना भरकर बंद हुआ है। पॉलिसी होल्डर्स के रिजर्व हिस्सा 6 गुना से ज्यादा भरा, जबकि कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा 4 गुना से ज्यादा भरा है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 2 गुना भरा है। आईपीओ का क्यूआईबी हिस्सा करीब 3 गुना भरा है। दीपम सचिव ने कहा कि पॉलिसी होल्डर्स से आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने बताया कि 12 मई को एलआईसी के शेयरों का अलॉटमेंट होगा। दीपम सचिव तुहिनकांत पांडे ने कहा कि एफआईआईस के नहीं आने के बाद भी आईपीओ सफल रहा। Pleased to inform you that this offer which was made and the IPO offer which started on 4th of May has closed today at 7 p.m. and it has met with tremendous success from all categories of investors, namely policy holders, where we got tremendous response. पूरी दुनिया की नजरें आज मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड पर टिकी हुई थी। पूरी दुनिया ये देखना और सुनना चाहती थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से जारी जंग पर क्या बोलने वाले हैं। तो पुतिन न सिर्फ बोले बल्कि अपनी सैन्य ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया जिससे यूरोपीय देशों की घिघी बन गई। विक्ट्री डे परेड में घातक हथियारों और परमाणु मिसाइलों की नुमाइश करने के साथ ही पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को टुकड़ों में बांटकर ही दम देंगे। उरा! रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका, G7 देशों और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह करने के लिए मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट बैन कर दिया गया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर बता दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की ये तस्वीरें रूस की आक्रामक रणनीति की तस्दीक करती है। इस परेड में रूस का शक्ति प्रदर्शन जाहिर करता है कि वो अपने प्लान में कामयाब होने तक यूक्रेन को बख्शेगा नहीं। यही नहीं, पश्चिमी देशों का मजाक उड़ाते हुए रूस ने अपने टॉप सैन्य कमांडरों के लिए ब्रिटेन में बनी लग्जरी गाड़ियों को भी खड़ा कर दिया। विक्ट्री डे परेड में परमाणु मिसाइलों और आधुनिक हथियारों का जखीरा नजर आया। थर्मोन्यूक्लियर RS-24 बैलिस्टिक मिसाइल भी देखी गई, जिसमें 10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। रूसी गार्डों की कतारों के बीच बैलिस्टिक मिसाइल नजर आए। तो इसके अलावा परेड में आर्म्ड टैंक, कुर्गनेट पैदल सेना वाहन और पोलिट्सिया ISV हॉवित्जर नजर आए। लेकिन सबकी नजरें टिकी थी व्लादिमीर पुतिन पर कि वो क्या बोलेंगे, यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर अपने देश और सेना के जवानों से क्या कहेंगे, नेटो के खिलाफ क्या रुख अपनाएंगे। तो पुतिन बोले और कुछ ऐसा बोले जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो को भी संभल जाना चाहिए। Унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов.
которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей. पुतिन ने नेटो को आड़े हाथों तो लिया ही, विक्ट्री डे परेड के मौके पर उन्होंने यूक्रेन को जर्मनी की तरह हराने की भी कसम खाई। रूस में विक्ट्री डे परेड पर सबसे बड़ा जश्न मनाया गया। मॉस्को की सड़कों को झंडों और सजावटी सामान से पाट दिया गया। लाल रंग से पूरे शहर को सजाया गया। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपना मंसूबा पूरा होने तक यूक्रेन को दहलाते रहेंगे और कोई अगर बीच में आया तो उसे भी उसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा। मॉस्को से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।